हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन में। तो कल से हमने अपने चैनल पे उत्तराखंड सीरीज शुरू की है जिसमें हम बीएस नेगी की बुक को कवर कर रहे हैं। तो आज है हमारा सेकेंड डे। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक कीजिएगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको डेली क्विजेज मिलेंगे और साथ ही एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा फ्री में। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत सर्वप्रथम एटकिंसन द्वारा लिखा गया। उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशवंत सिंह कटौच, यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन महट, शिवप्रसाद डबराल, केपी नौटियाल आदि को जाता है। तो इसमें जो इतिहास को, इसके उत्तराखंड के इतिहास को जो सबसे पहले लिखा या जो लिखने का प्रयास किया वो किया था एटकिंसन ने। तो इसमें से एटकिंसन का नाम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम देखें तो बाकी यशवंत सिंह कटौच, यशोधर मठपाल, मदन जोशी और शिवप्रसाद डबराल, केपी नौटियाल, आगे चलकर इन लोगों ने भी उत्तराखंड के इतिहास के बारे में लिखा। हरिद्वार के बहदराबाद में ताम्र उपकरण व मृदभांड की खोज 1951 में हुई थी और 1953 ईस्वी को यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहदराबाद से पाषाण उपकरणों एवं मृदभांडों की खोज की थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार पूछा भी गया है कि जो हरिद्वार और बहदराबाद से जो ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं तो उनकी खोज किसने की, तो उसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरण जैसे स्क्रैपर्स, छीनी आदि को इतिहासकारों ने फ्लैग वर्ग के अंतर्गत रखा है और हटवाल घोड़ा शैलचित्र अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हटवाल घोड़ा जो शैलचित्र है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो हमें अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुआ है। और साथ ही में ठडुंगा शैलचित्र उत्तरकाशी जिले से प्राप्त हुआ है। तो द्वाराहाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैलचित्र के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेमूट को माना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड में जो पुरातत्व का जनक है वो किसे माना जाते हैं, तो उत्तराखंड में जो पुरातत्व का जनक है वो हेमूट को माने जाते हैं। इन्होंने 1856 ईस्वी को देवीधुरा से महापाषाण कालीन पुरावशेष की खोज की थी और इनकी इसी खोज के कारण इन्हें भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इन्होंने आगे चलकर और भी कई खोजें की लेकिन ये इनकी एक महत्वपूर्ण खोज थी जो इन्होंने 1856 में की। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई। रामगंगा घाटी के नौलाग्राम में कप मार्क्स ओखली की खोज यशोधर मठपाल ने की थी। मेहरू उद्यान रामगंगा घाटी में है। तो ये भी आया हुआ है क्वेश्चन कि जो रामगंगा घाटी से जो कप मार्क्स मिले हैं तो उसकी खोज किसने की है, तो उसकी खोज की थी यशोधर मठपाल ने। साथ ही ये भी हमें याद रखना है कि जो मेहरू उद्यान है वो रामगंगा घाटी में है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास धनखल गांव में 1998 ईस्वी को एमपी जोशी व टीएस नेगी के संरक्षण में उत्खनन करवाया था। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो सबसे प्राचीन उपकरण है वो लौह फलक उपकरण है। ठीक है। तो 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल में 1999 ईस्वी को हुई और मंगोली शैलचित्र का संबंध भी नैनीताल जनपद से है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो मंगोली शैलचित्र है उसका संबंध किस जनपद से है, तो मंगोली जो शैलचित्र है उसका संबंध नैनीताल जनपद से है। 1986 में अल्मोड़ा जनपद से भी एक ताम्र उपकरण की खोज हुई और मोरध्वज में उत्खनन का कार्य 1887 ईस्वी में एम मरखम द्वारा किया गया था। साथ ही 1919 और 20 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था और जिन्होंने 1921 में हड़प्पा संस्कृति की खोज भी की थी। तो जो दयाराम साहनी थे इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज तो की थी। हड़प्पा की खुदाई मेनली इनके नेतृत्व में हुई थी और साथ ही इन्होंने 1919-20 में हड़प्पा की खुदाई से पहले इन्होंने उत्तराखंड के मंदिरों का भी अध्ययन किया था।
14 नृतकों का सुंदर चित्रण कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से मिलता है। कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थापित है या स्थित है। तो जो 14 नृतकों का सुंदर चित्रण है वो हमें कहाँ मिलता है? वो कसार देवी शैलाश्रय से मिलता है जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और साथ ही जो कसार देवी मंदिर है वो कौन सी पहाड़ी पर है? वो है कश्यप पहाड़ी पर। बाड़वाला या जगत ग्राम में 4 अश्वमेध यज्ञ होने का विवरण मिलता है, जिसमें एक गुप्तकालीन राजा शिव भवानी का जिक्र भी इसमें मिलता है। हरिपुर नामक पुरास्थल देहरादून जनपद में स्थित है। मतिपुर नामक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पड़ता है। तो ये दो फैक्ट हैं कि जो हरिपुर पुरास्थल है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और जो मतिपुर पुरास्थल है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पड़ता है। तो अब हम आगे बात करेंगे चित्रित धूसर मृदवान की। ऊपरी गंगा घाटी में ताम्र संस्कृति के पश्चात चित्रित धूसर मृदवान संस्कृति का समय था, क्योंकि उत्तराखंड के अलकनंदा घाटी के थापली, श्रीनगर, यमुना घाटी के पुरौला से चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो जो चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हमें मेनली अलकनंदा घाटी के थापली, श्रीनगर और यमुना घाटी के पुरौला से प्राप्त हुए। तो ये दो जगह से प्राप्त हुए हैं, एक तो अलकनंदा घाटी के हमें थापली से और दूसरा यमुना घाटी के पुरौला से हमें ये प्राप्त हुए हैं चित्रित धूसर मृदभांड। थापली और पुरौला से प्राप्त मृदभांडों पर काले रंग से अनेक प्रकार के चित्र क्षैतिज व अनुलंब रेखाओं में चित्रित है। इतिहासकार बी.बी. लाल ने चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को महाभारत कालीन बताया। तो ये जो चित्रित धूसर मृदभांड थे इन्हें महाभारत कालीन बताया गया कि जो ये तो मृदभांड प्रचलित थी या जो संस्कृति प्रचलित थी वो महाभारत कालीन थी। भारत में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों वाले स्थानों में घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से पाए गए हैं। तो इन स्थानों पर घोड़े के अवशेष मुख्य रूप से देखने को मिले हैं। उत्तर भारत की तरह उत्तराखंड क्षेत्र में भी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को वर्तमान में अस्कोट व डीडी हाट नामक स्थानों में किरातों के वंशज रहते हैं। ठीक है, तो जो उत्तर भारत की तरह उत्तराखंड क्षेत्र में भी चित्रित धूसर मृदभांड पाए जाते हैं और ये मेनली हमें देखने को उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे महासनी संस्कृति। तो जो महासनी संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? वो हमें मिलती हैं द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से। तो ये हमें देखने को मिलती हैं द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई है। यहाँ से लगभग 200 कप मार्क्स जिसे हम ओखली भी कहते हैं और साथ ही 12 समानांतर पंक्तियों में खुदे हुए हमें मिले हैं 200 कप मार्क्स। महासनी संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 में रिबेट कार्नक द्वारा की गई थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो महासनी संस्कृति है उसके हमें जो सबसे पहले उसकी आकृतियाँ मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं? तो वो द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से मिली है और साथ ही जो इन आकृतियों की खोज है वो की है 1877 में रिबेट कार्नक द्वारा। कपमार्क्स का संबंध महासन संस्कृति से है, जिनका सर्वप्रथम उल्लेख रिबेट कार्नक ने किया था। एमपी जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महासनकालीन कपमार्क्स को संबंध महासन संस्कृति से है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख कार्नक ने किया था। एमपी जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महासनकालीन कपमार्क्स को 7 भागों में विभाजित किया। तो इससे जो महासन संस्कृति के जो कपमार्क्स हैं उन्हें 7 भागों में विभाजित किया गया है। टॉप एवं मूल्य जनजाति को महासनकालीन बताया गया है। पश्चिम रामगंगा घाटी के नौलाग्राम से डॉक्टर यशोधर मटवाल ने 73 कपमार्क्स खोजे थे। देवीधुरा में कपमार्क्स की खोज डॉक्टर एमपी जोशी ने की थी। तो जो देवीधुरा से जो कपमार्क्स मिले हैं उसकी खोज डॉक्टर एमपी जोशी ने की थी। गोपेश्वर के समीप मंडल तथा पश्चिमी नयार घाटी में ग्वाड़ आदि स्थानों पर कपमार्क्स की खोज डॉक्टर यशवंत सिंह कठौत ने की थी। शिष्ट महासनी संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना थी जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी। विशाल शिलाखंडों एवं चट्टानों पर बने ओखली आकार के उथले गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में कपमार्क्स कहे जाते थे। तो जो कपमार्क्स होते थे वो चट्टानों पर ओखली के आकार के जो गड्ढे होते थे उन्हें कपमार्क्स कहा जाता था और इसी कारण में अभी वर्तमान समय में ओखली भी कहते थे। अब हम बात करेंगे इसमें आगे उत्तराखंड की जो पुरा प्रजातियां हैं, जो प्राचीन प्रजातियां यहाँ पे थी। तो इसमें पहली है कोल प्रजाति। तो कोल जो है उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति थी। तो अगर ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड की प्रथम
प्रजाति कौन थी जो उत्तराखंड में आई, तो वो थी कोल। कोल प्रजाति को लोग दिखने में कुरूप को भरते थे। साथ ही पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन मुंड या शबर नाम से भी मिलता है। तो अगर ये पूछा जाता है कि मुंड और शबर नाम से किस प्रजाति को जाना जाता है, तो वो थी हमारी कोल प्रजाति। कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करती थी। तो जो कोल प्रजाति को जाना जाता था वो नाग पूजा और लिंग पूजा के लिए विशेष रूप से जानी जाती थी। कुमारी कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है। इस प्रथा में भूतांत्रिक प्रभाव दिखाई देता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो कुमारी कुमारी प्रथा थी वो कोल प्रजाति में थी, और इस जो प्रथा में जो प्रभाव दिखता था वो भूतांत्रिक प्रभाव दिखता था, मतलब कि भोटियाओं की संस्कृति हमें इसमें दिखाई देती थी। नेपाल में कोली गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। शिव प्रसाद डकराल कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट में बात की कोल प्रजाति की। अब हम बात करेंगे किरात प्रजाति। कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। इन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता है। जिस तरह से कोल प्रजाति को हम मुंड या सबर कह रहे थे, उसी तरह से कोल को कहा जाता है किन्नर या कीर। स्कंद पुराणों में किरातों को भिल्ल कहा गया है। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। स्कंद पुराण में जो किरात है उन्हें भिल्ल कहा गया है। इनकी भाषा या बोली मुंडा है। इनकी जो बोलियां भाषा है वो है मुंडा, और इनका मुख्य खाद्य है सत्तू। किरात जाति भ्रमणकारी पशुपालक को आखेटक जाती थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध विल्लव केदार नामक स्थान में हुआ, जिसे शिवप्रयाग भी कहा जाता था। तो जो किरातों के साथ जो अर्जुन का युद्ध हुआ था वो विल्लव केदार नामक स्थान पर हुआ था, और इस स्थान को शिवप्रयाग नाम से जाना जाता है। माणभट्ट की कादम्बरी रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि मिलती है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो किरातों के निवासों की पुष्टि होती है वो किस रचना में की है या किसमें उसका उल्लेख है, तो वो है माणभट्ट की कादम्बरी में। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। तो एक तो माणभट्ट की कादम्बरी में हमें इसका वर्णन मिलता है, और दूसरा कालिदास के रघुवंश महाकाव्य है जो उनका, उसमें हमें इसका वर्णन मिलता है। जॉर्ज क्रिएशन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। तो इसमें काफी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आता है कि कोल को माना जाता है किरातों को, लेकिन जो आंसर है वो आयोग के द्वारा हमेशा कोल को ही माना गया है। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो मानते हैं कि जो किरात थी वो प्राचीनतम प्रजाति थी, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो कहा है कि हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति उसको माना है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्राचीन प्रजाति है वो हमेशा कोल ही है। अब हम बात करेंगे खस प्रजाति। किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है, और खसों को 1885 ईस्वी में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। जो खस लोग थे वो महाभारत के युद्ध में थे, वो कौरवों की ओर से थे। राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज्य था। घर जमाई प्रथा एवं पशुबलि प्रथा खसों में प्रचलित थी। खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकुआ प्रथा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टिकुआ प्रथा का संबंध किस जाति से है, या टिकुआ प्रथा क्या होती है। तो टिकुआ प्रथा में ये जो है खस प्रजाति से संबंधित है। इसमें जो विधवा स्त्री होती थी वो किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकुआ प्रथा कहा गया। और इसी में एक दूसरी प्रथा है झटेला प्रथा। ये भी खसों में व्याप्त थी। एक तो थी टिकुआ प्रथा और दूसरी है झटेला प्रथा। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पहले पति से उत्पन्न बच्चों को झटेला कहा जाता था। तो ये टिकुआ और झटेला हमें थोड़ा याद रख लेंगे कि ये किससे संबंधित है, तो ये खसों से संबंधित है। खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे, जिसे देवदासी प्रथा कहा जाता था। तो खसों के टाइम पे बहुत सारी प्रथाएं जैसे टिकुआ प्रथा, झटेला प्रथा और देवदासी प्रथा। क्योंकि देवदासी प्रथा में ये लोग अपनी जो बड़ी बेटी होती थी उसे मंदिरों में दान कर देते थे, और उसे देवदासी प्रथा कहते थे। गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार खसों के समय में ही हुआ। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं और गढ़वाल में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस समय हुआ या किसके समय में हुआ, तो वो हुआ था खसों के समय में।
अब हम बात करेंगे तांत्रिक या सोका प्रजाति। तो लाखों गुफा या लाखों डार जिसे हम बोलते हैं, इसकी खोज 1968 में डॉक्टर MP जोशी ने की और यह गुफा अल्मोड़ा के पाड़ेचना के निकट दलबंड पर सुयान नदी के तट पर स्थित है। लाखों गुफा में पशुओं व मानवों के रंगीन सचित्र प्राप्त हैं। तो इसमें से हमारे 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कि पहला तो ये कि जो लाखों गुफा है उसकी खोज किसने की, तो डॉक्टर MP जोशी ने की और कब की, 1968 में की और ये किस नदी के तट पर है, ये सुयान नदी के तट पर है और यहाँ पे जो हमें जो सहचित्र हैं वो पशुओं और मानवों के रंगीन सहचित्र प्राप्त हुए हैं। 1962 तक भूटिया लोग जो थे वो तिब्बत से व्यापार करते थे और 1914 ईस्वी में हुए तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भूटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई थी और इस तरह से जो भूटिया जाति थी वो तिब्बत से व्यापार 1962 ईस्वी तक करते थे। तो हम इसमें आगे देखेंगे भूटांतिकों की अनेक उपजातियाँ थी, जैसे गरबियाल, गुंजियाल, मरतौलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाम, दतान आदि। भूटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्रियों में विभाजित थी एवं राठ को भूटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे। इसमें आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। रणबड़ प्रथा का प्रचलन दारमा व व्यास घाटी में रहने वाले भूटांतिकों में भूटिया लोग घुरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में, जबकि घटला देवता की पूजा संपत्ति देकर व्यापार के रूप में करते थे। तो इसमें 2 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो है कि जो घुरमा देवता की पूजा थी वो वर्षा देवता के रूप में होती थी और जो घटला देवता की पूजा थी वो संपत्ति व्यापार के रूप में करते थे। भूटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है। तो ये है कि जो भूटियाओं का स्थानीय समूह था उसे हम उस समय कुंच कहा जाता था। उत्तराखंड इतिहास के कालखंड, तो उत्तराखंड का जो इतिहास है उसे 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो इसमें जो पहला है वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि इस काल में हमें जो उस काल के बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है कि उस समय के जो हमें शिलालेख या अभिलेख मिलती है, परंतु उस समय का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है कि जैसे हम पढ़ सकें या पढ़ के उस काल में क्या क्या चीज़ें थी उसे समझ सकें। ऐसा कुछ भी हमें इस काल में नहीं मिलता है और ये काल होता है प्रागैतिहासिक काल। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। तो ये वो काल होता है जिस काल में हमें लिखित विवरण तो मिलते हैं परंतु उनकी भाषा ऐसी होती है कि हम इसे पढ़ नहीं सकते हैं। तो इस समय में भी हम कह सकते हैं कि मतलब कि इस समय लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन वो पढ़ने योग्य नहीं होते हैं। तो और ऐतिहासिक काल में हमें लिखित विवरण मिलते हैं जिससे हमें इतिहास की जो है वो जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। अल्मोड़ा के कालामाटी व मल्ला पैमानी नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के सहचित्र मिले हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के सहचित्र में एक तो अल्मोड़ा के कालामाटी और दूसरा अल्मोड़ा के ही मल्ला पैमानी नामक स्थान से मिले हैं। साथ ही यशोधर मटवार ने नैनीताल में फुटानी नाला से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की और अल्मोड़ा के पश्चिमी रामघाट के नौला जैनल गांव के संवर्धन की भी उन्होंने खोज की थी। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में स्थित हटनी नामक स्थान से नीले रंग के सहचित्र प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो उत्तरकाशी में कहाँ से नीले रंग के सहचित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये हमें प्राप्त हुए हैं हुगली से। उत्तरकाशी की हुगली से हमें नीले रंग के सहचित्र प्राप्त हुए हैं जो आते हैं प्रागैतिहासिक काल के अंदर। अब हम बात करेंगे लाखों गुफा के बारे में। हम अभी पहले भी देख चुके हैं कि जो लाखों गुफा की खोज है वो 1968 में MP जोशी ने की और ये सुयान नदी के तट पर पाड़ेचना के निकट है। और साथ ही यहाँ पर जो शैलाश्रय मिले हैं और मानव पशुओं के मिले हैं उसके बारे में भी हमने बात कर लिया है। और जिसका जो आकार है वो एक इम्पोर्टेंट है, वो है नागफनी के आकार का। तो जो लखनऊ उद्यान है वो एक नागफनी के आकार का है। लखनऊ उद्यान में सामूहिक नृत्य मंडली है। तो इसमें किसी भी व्यक्तिगत या एक व्यक्ति विशेष का हमें नहीं मिलता। इसमें इसके जो चित्र मिले उससे ऐसा लगता है कि सामूहिक नृत्य एक नृत्य मंडली को प्रदर्शित कर रही है। यशवंत सिंह कटोच के अनुसार लाखों गुफा द्विखंडीय संरचना में बनी हुई है। तो यशवंत सिंह कटोच का मानना है कि जो लाखों गुफा है द्विखंडीय संरचना में बनी हुई है। तो हम बात करेंगे द्वारका गुफा या उद्यान। द्वारका गुफा को पुरातत्वविदों की नज़र में लाने का श्रेय आदर्श भट्ट को जाता है। तो
वर्षा गुफा की खोज किसने की अगर पूछा जाता है तो उसकी खोज की थी राकेश भट्ट ने। वर्षा गुफा चमोली के डुमरी गांव में अलकनंदा के तट पर स्थित है। तो ये है चमोली के डुमरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर। वर्षा गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले हैं, जिसमें 8 चित्र पशुओं के एवं अन्य मानव आकृति हैं। तो वर्षा गुफा के बारे में मुझे कि इसकी खोज की राकेश भट्ट ने, और ये है चमोली के डुमरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर। और साथ ही यहाँ से मानव, भेड़ और बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले, इसमें 8 चित्र पशुओं के और अन्य मानव आकृतियां हैं। काली नदी घाटियों में रहने वाली भूतिया प्रजाति को सोका कहते हैं, जो एक व्यापारी प्रजाति है। वर्षा गुफा के चित्रों का मुख्य रूप से पशुओं को हाका देकर भगाना अथवा खेलना है और मनुष्य को त्रिशूलाकार में अंकित किया गया है। अब हम बात करेंगे किन्नी गांव। ये भी चमोली में ही है। चमोली के थराली के पास पिंडर नदी घाटी में स्थित है। तो ये है पिंडर नदी घाटी में स्थित। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो लाखू उडार है वो सोयान नदी के तट पर है, और जो वर्षा उडार है वो अलकनंदा नदी के तट पर है, और जो किन्नी गांव है वो पिंडारी नदी घाटी में स्थित है। यहाँ से हल्की सफेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के सचित्र हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? किन्नी गांव चमोली से। अब हम बात करेंगे मलारी, जो भी चमोली में है। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 और 2001 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया, जो चमोली जिले से सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। मलारी सर्वेक्षण में एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला, जिसकी पहचान हिमालयी वृषभ चिबू तोवा के रूप में हुई। तो यहाँ पे जब मलारी में सर्वेक्षण किया गया तो एक पशु कंकाल मिला और ऐसा माना गया कि ये है जो पशु है वो वृषभ चिबू है। मलारी से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण के साथ नर कंकाल और मिट्टी के बर्तन मिले। यहाँ से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान थे। मलारी गांव से काले वो धूसर रंग के मृदभंड और हत्थे युक्त कुतुब परमाणु मैदान का चित्र मिला, जिसे बाद में आगरा भेजा गया था। श्री प्रसाद डबराल ने ही 1956 में नीति घाटी के मलारी गांव से मंडलाकार समाधानों की खोज की, जिन्हें राहुल सांकृत्यायन ने खस जाति के समाधान बताया। तो जो श्री प्रसाद डबराल थे उन्होंने 1956 में नीति घाटी के मलारी गांव से जो समाधान खोजे थे मंडलाकार थे, और उन्हें राहुल सांकृत्यायन ने खस जाति से संबंधित बताया। मलारी गांव के समाधान पहाड़ी काट कर बनाए गए थे, और इन समाधानों में शवों के घुटने मोड़कर औंधे मुंह लिटाया गया था। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक मलारी गांव के महापाषाण कालीन समाधान से प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे अल्मोड़ा के समाधान के बारे में। अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला जैन गांव के समाधानों खोज यशोधर मटवाल द्वारा की गई थी इनकी खोज। और अल्मोड़ा के सांगड़ा और बसेड़ी गांव के समाधान की खोज भी यशोधर मटवाल ने ही की थी। सांगड़ा एवं बसेड़ी ग्राम से 2 प्रकार के समाधान प्राप्त हुए थे, एक तो शिष्ट था और दूसरा अनबैरियल था। तो जो अल्मोड़ा के जो समाधान है उनकी खोज यशोधर मटवाल ने की थी। जैसे यहाँ पे फड़कानौली और पेटसाल है, तो इनकी खोज भी यशोधर मटवाल ने की थी। तो अल्मोड़ा के समाधान की खोज में हमें ध्यान रखना है कि मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जो खोज है वो यशोधर मटवाल ने ही की है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड का ऐतिहासिक विभाजन, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का विभाजन देखा। और इसमें अभी हमने केवल प्रागैतिहासिक काल को कवर किया है। हम आगे वीडियो में आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।